चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है विनय क्लासेज 2 और इस पर मैं जो भी है मॉडल पेपर कक्षा 6 से 12वीं तक के जो मेरे द्वारा भी बनाए हुए हैं और जो बोर्ड पेपर होते हैं मॉडल पेपर है ना, वो भी मैं इस चैनल में डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, उन सबको बता दो। तो देखो, यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर 2020-21 जो मैंने बनाया था है ना, उसके कुछ प्रश्न पार्ट 1 में किए थे। ये हमारा पार्ट दूसरा है और इसमें जो है ये प्रश्न संख्या 16 इसको हम सरल करेंगे। ये हर बार पूछा जाता है, हर बार है ना, और अब की बार भी आपके पूछा जाएगा क्योंकि जो आपका नया मॉडल पेपर बना है बोर्ड द्वारा, ठीक है, उसमें स्पष्ट ये एक 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लो। तो प्रश्न है, द्विघात बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने। शून्य क्या होता है, इसके गुणनखंड करने के बाद में जो x के मान आएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो प्रश्न हमारा है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 15, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो इस पूरे को हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। जब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं तो इस पूरे को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है ना, यानी इसके टुकड़े करने हैं। तो इसके टुकड़े कैसे करते हैं कि भाई गुणा कराने पर तो माइनस का 15 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो ऐसे कैसे टुकड़े होते थे, तो 15 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग जा रहा है 5 बार और फिर 5 का भाग जा रहा है 1 बार। तो वे दो टुकड़े हैं 3 और 5। भाई गुणा कराने पर 15 आ रहा है ना, और घटाने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए है ना। तो माइनस का 2 कब आएगा, जब बड़ा वाला माइनस होगा और छोटा वाला प्लस होगा। तो आप सीधे इसके टुकड़े ऐसे कर सकते हो, भाई आपको पता चल गया एक तो 3 है और एक -5 है, तो आप सीधा लिख सकते हो x + 3 इंटू एक्स माइनस 5। ये आप सीधे इसके टुकड़े कर सकते हो, बराबर क्या हो जाएगा, 0 है ना। एक तो हो गया प्लस का 3 तो x + 3, एक हो गया माइनस का 5 तो x - 5। आपके पास लास्ट में यही आएगा, तो आप सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ x + 3, अब इसके आगे क्या करना है वो सुनो। या तो अब देखो, ये पूरा गुणे में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a × b = 0। अब ये 0 कब होगा, या तो a 0 हो या फिर b 0 हो, तभी तो इनका गुणा 0 होगा। तो या तो ये बड़ा वाला x + 3 0 हो या फिर ये x - 5 = 0 हो। अब हम जानते हैं कि समीकरण में अगर ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो x = 0 और ये उधर जाएगा तो -3। 0 में से 3 गया तो x बराबर कितना मिला, -3। तो एक शून्य तो मेरे पास में आया -3। अब यहाँ x - 5 है तो ये -5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x = 0 + 5, यानी x बराबर मुझे कितना मिलेगा, 5। तो यहाँ पर मुझे दो शून्य मिले, एक तो -3 और एक +5। ये हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे। शून्यक क्यों होंगे, क्योंकि अगर मैं इस पूरे बहुपद के अंदर -3 रखता हूँ x की जगह पर तो इसका मान 0 आ जाएगा, या फिर x का मान 5 रखता हूँ तो भी इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। और शून्यक को हम अल्फा और बीटा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, अल्फा और बीटा में। तो अल्फा हमारे पास हो गया -3, किसी एक को -3 ले लो और किसी एक को 5 ले लो, तो बीटा हमारा क्या हो गया, 5। ये हमारे क्या हो गए, शून्यक। क्या हो गए, शून्यक। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि क्या ज्ञात करना था, हमको शून्यक ज्ञात करना था। अब दूसरा काम है इनके मध्य सत्यता की जांच करनी है। किनके मध्य, शून्यक और गुणांकों के मध्य। अब ये गुणांक क्या होता है इसको समझो। तो देखो, यहाँ पर जो हम बहुपद लिखते हैं उसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार का होता है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c = 0। जहाँ पर ये a, b और c जो है वो आपके क्या होते हैं, गुणांक होते हैं।
और शून्यांकों और गुणांकों का एक संबंध होता है जो आपको याद करना होगा। संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी दो शून्यकों को जब हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों को जब हम गुणा कराते हैं तो इनका गुणा जो होता है वो होता है c/a। समझ गए ना? इन शून्यकों का जो गुणा होता है वो गुणांक में संबंध क्या होता है? c/a। ये आपको याद रखना है। अब इसकी सत्यता की जांच करके देखते हैं कि ये उत्तर आता है या नहीं आता है। तो अगर इन दोनों की तुलना अपन करें, है ना, तुलना अगर हम करें तो यहाँ पर x की घात 2 के आगे कितना गुणांक है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब a जो है, a हमारा कितना है? 1 है। और यहाँ पर देखो b x यानी x का गुणांक कितना है? -2 यानी b कितना है हमारे पास में? -2 है। और c कितना है यहाँ पर? -15। ये प्लस c आ रहा है यानी c मेरे पास है -15। ये मेरे पास क्या है? c। अब हमें यहाँ चेक करना है कि यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आती है या नहीं आती है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ देखो अल्फा मेरे पास क्या है? -3 प्लस बीटा मेरे पास क्या है? 5 बराबर, फिर यहाँ माइनस है, फिर है b/a। b मेरे पास क्या है? तो देखो b सीधा आप यहाँ से भी देख सकते हो -2 या फिर यहाँ से भी देख सकते हो कितना है? -2 बट्टा a मेरे पास कितना है? a मेरे पास है 1, तो यहाँ 1 लगाएंगे। अब देखो प्लस का 5 और माइनस का 3 घटेगा, कितना आया? 2, लेकिन प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का बड़ा है बराबर। यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2/1 का मतलब क्या होता है? 2। तो ये हमारी एक सत्यता की जांच हो गई। किससे हुई? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a से। अब इसमें भी हम चेक करते हैं बराबर आता है या नहीं आता है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा तो मेरे पास है -3 इंटू बीटा मेरे पास कितना है? 5 बराबर c मेरे पास यहाँ है -15 बट्टा a मेरे पास कितना है यहाँ पर? 1 है ना, सीधा यहाँ से देख कर भी। फिर 5×3=15 क्या हो गया? -15, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये -15 बराबर यहाँ पर भी -15। तो इसमें भी यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही है। तो ये हमने क्या कर दी? हमने पहले इनके शून्यांक निकाल दिए, फिर शून्यांक और गुणांक के बीच के सत्यता की जांच भी कर दी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न आए तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखो मैंने 10वीं कक्षा की संपूर्ण वीडियो बना दी है ना, हर एक प्रश्न की वीडियो बना दी है, और वो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनकी सारी लिंक दे रखी है। अब इस प्रश्न को कैसे करना है थोड़ा ध्यान से समझना। यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद, कुछ लोग तो समांतर श्रेणी में जो अंतिम पद होता है वो उसको ऐसे लिखते हैं Tn से, कुछ लोग A और N से लिखते हैं, मैं इसको Tn से लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 6वां पद यानी T6 जो है वो दे रखा है। कितना दे रखा है? 19 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 6वां पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, यानी 6वां पद तो 19 है और जो 17वां पद है यानी T17 वो हमें कितना दे रखा है? 41। ये हमें 41 दे रखा है। ठीक है, अब तो इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए T40। देखो कोई भी पद हम कब ज्ञात कर पाते हैं? जब अंतिम सूत्र हमारा क्या हो? a + n-1 इंटू d। तो हमें a पता हो, n पता हो और d पता हो, तब हम इसको आराम से कर पाते हैं, है ना। अगर हमारे पास n दिया हुआ हो, a और d नहीं हो तो हम नहीं कर पाएंगे। तब हमें क्या करना है? इससे ये जो 17 है, 17वां पद और ये 6वां पद, इससे जो है हम a का मान और d का मान लाएंगे। कैसे लाएंगे इसको समझो। सबसे पहले हमें दे रखा है 6वां पद बराबर 19 है। देखो कोई भी पद आपको अगर दे रखा है कि t, जैसे मान लो तीसरा पद है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + 2d लिख सकते हैं, यानी जितना पद दिया हुआ है उसका एक कम d लिख दो। यही तो है देखो फॉर्मूला, a + n-1 इंटू d, यानी जो पद दिया हुआ है उसका एक कम पद ले लो, यानी एक कम
डी ले लो, वो इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है T6, तो इससे मैं लिख सकता हूँ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 6 से 1 कम कितना हो गया 5D, और इसका मान मुझे कितना दे रखा है 19। तो ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। फिर T17 भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है A प्लस 17 है, इसका मतलब 16D बराबर कितना है 41। तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो हमारे पास A और D का मान आ जाएगा। हल कैसे करते हैं कि भाई नीचे वाला जो समीकरण है अगर वो प्लस का है तो उसे माइनस कर दो, और माइनस है तो उसे प्लस कर दो। तो यहाँ देखो ये प्लस माइनस 0 हो गया, A में से 1 गया 0। अब ये प्लस का 5 और ये माइनस का 16, तो 16 में से 5 गया तो पीछे कितना बचा माइनस का 11D बराबर 41 में से 19 को घटाएंगे, है ना, तो यहाँ बचेगा 2 और 2 माइनस का 22, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब ये गुणे में है तो D बराबर माइनस के 22, ये इसके नीचे जाएगा माइनस का 11, 11 में 11, 11 दूना 22, तो ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो D हमें कितना मिलेगा प्लस का 2। तो D तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए A का मान, तो वो कैसे मिलेगा, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे D का मान। समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस 5D बराबर 19। अच्छा, D हमें दिया हुआ है 5 इंटू डी, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, इसका मतलब इंटू है ना, 5 इंटू डी हमें दे रखा है 2 बराबर 19। तो A प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19। अब ये 10 उधर जाएगा तो A बराबर 19 माइनस का हो जाएगा माइनस का 10, तो A बराबर मुझे कितना मिलेगा 9। तो अब मेरे पास D भी आ गया और A भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कौन सा पद, 40वां पद, यानी T40 चाहिए। और T40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 39D, है ना। अब A भी है मेरे पास और D भी है, तो क्या करेंगे, A का मान रखेंगे, A का मान है 9 प्लस 39 इंटू D का मान मेरे पास कितना है 2। अब ये हो गया 9 प्लस इसका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, हसल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 78 में हम 9 जोड़ेंगे, है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 87। तो जो T40 है ना, उसका मान कितना आएगा 87। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। अगला प्रश्न है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी एक पेड़ है हमारे पास और सीधा पेड़ हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये पेड़ है हमारे पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जमीन है और आंधी के कारण ये पेड़ टूट गया यहाँ से और इस क्षैतिज पर आकर नीचे गिर गया, और नीचे गिरने पर इसने कितना डिग्री का कोण बनाया, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या है, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। अब वृक्ष का जो ये शिखर है वो इसकी जड़ यहाँ पर है, और ये जब नीचे गिरा तो ये कितना दूर जाकर गिरा, 10 मीटर दूर जाकर गिरा। तो ये जो लेंथ हमें दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। अब टूटने से पहले वृक्ष की टोटल ऊंचाई ज्ञात करो, यानी यहाँ पर जो ये वृक्ष की कुल ऊंचाई है ये वाली, ये हमें ज्ञात करनी है। अब मान लो ये ऊंचाई आपकी कैपिटल H है, तो अब ये दूरी इन दोनों को हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस दूरी को मैं A मान लेता हूँ और इस दूरी को मैं B मान लेता हूँ। अब ये जो B दूरी है वो नीचे गिर गई, यहाँ पर मिल गई आके, तो इसका मतलब है ये जो दूरी है वो भी क्या है, B है ना। और ये H मुझे कब मिलेगा, H मुझे मिलेगा अगर मैं A और B दोनों को जोड़ दूंगा, तो मुझे टोटल ऊंचाई मिल जाएगी, ये वाली ऊंचाई, है ना। अब हमें इस प्रश्न को कैसे करना है उसको समझना। तो इसमें क्या है, देखो हम जानते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, और ऐसे प्रश्नों में हमें किसका प्रयोग करना है, लाल बट्टा कक्का का प्रयोग करना है। अब इसमें हमें देखना है कौन कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है।
तो देखो यहाँ पर मुझे कर्ण दे रखा है ना, कितना दे रखा है b। यहाँ पर मुझे आधार दे रखा है, ये आधार लंब कर्ण सब मेरे समझाया हुआ है, कंप्लीट समझाया हुआ है। अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझना है तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, विनय क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में, है ना, और वहाँ पर ये चैप्टर जाकर आप देख सकते हो। ये आधार हो गया और ये वाली जो है वो हमारे पास क्या हो गई, लंब हो गई। तो इसका मतलब हमें ए बी और ये 10 मीटर सब दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें, तो सबसे पहले हम त्रिभुज को नाम दे देते हैं, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। तो सबसे पहले हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना। अगर मैं बात करूं लंब और आधार की, है ना, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो पहले हम इन दोनों से जो है सॉल्व कर देते हैं कि कितना सॉल्व होता है। तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। अच्छा, लंब मेरे पास कितना है a बट्टा आधार मेरे पास कितना है 10। अच्छा, थीटा भी हमें दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर कितना आया, a बट्टा 10। अच्छा, tan 60 का मान कितना होता है तो आपको याद करना पड़ेगा, या फिर पूरी टेबल मैंने बताई है चैप्टर 6 में, वो देख लेना आप। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर a बट्टा 10। अब ये गुणा में है तो इधर, ये भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा। तो a मेरा जो है निकल के आया √3 × 10। अब √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.141 × 10। तो a बराबर, जब यहाँ पर 10 का गुणा कराते हैं तो ये पॉइंट आगे आ जाता है, तो यहाँ हो गया 11.41। अच्छा, मीटर, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारा अभी तो a का मान आया, यानी इतना सा लेंथ का मान आया। अभी b हमें निकालना बाकी है। अब b कैसे आएगा, तो देखो a मेरा कब आया, जब मैंने इन दोनों को लिया। अब मुझे अगर b निकालना है तो मुझे इस भुजा को और इस भुजा को लेना पड़ेगा, यानी कर्ण भी आ जाए और आधार भी आ जाए। तो कर्ण और आधार किस में आता है, आधार बट्टे कर्ण आता है cos थीटा में। तो अब यही बात हम यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है ना। अच्छा, एक गड़बड़ हुई यार, ये √3 का जो मान है वो होता है 1.732, थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 17, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना 17.32, यहाँ लिख देता हूँ a बराबर 17.32 मीटर। थोड़ा इसमें चेंज कर देना, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मान निकालना है। तो cos थीटा, थीटा मतलब कितना, तो cos 60 डिग्री बराबर a हमारा कितना है, आधार हमारा है 10 मीटर, है ना, और कर्ण कितना है b। अच्छा, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर 10/b। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो b इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा गुणे में, है ना। तो b × 1 हो गया b बराबर 10 × 2 हो गया 20 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल ऊंचाई चाहिए, टूटने से पहले की पेड़ की ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बराबर, यानी h बराबर a + b। h बराबर a हमने कितना निकाला 17.32 प्लस b हमने कितना निकाला 20। इसको जोड़ेंगे तो 17 और 20 कितना हो गया 37.32 मीटर। ऐसे हमें इस प्रश्न को करना है ना। आप नोट कर सकते हो इस पूरे प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब बचे हैं निबंधात्मक प्रश्न, तो वो हम जो है हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।